टैक्स क्रेडिट मिलेगी। और अगर आपके पास रिसीट नहीं है बाय चांस, क्योंकि यू गॉट इट इनडायरेक्टली वाया समबडी एल्स, तो फिर आपको 40% मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो विदाउट इनवॉइस ऑल्सो आप क्रेडिट ले सकते हैं उस माल का, कि उस माल के ऊपर जो नॉर्मल रेट होता है उसका 40% आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रांजिशन रूल्स है। जॉब वर्क के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है। काफ़ी लोग तो जॉब वर्क ही करते हैं, भले ही 20 लाख से ऊपर का जॉब वर्क कर रहे हो, लेकिन जो जॉब वर्क कर रहा है, जैसे टेक्सटाइल में है, काफ़ी लोग यान में से कपड़ा बनाने का, फैब्रिक बनाने का पावर लूम पे काम कर रहा है, वो सब जॉब वर्क लेते हैं। यान उनका खुद का नहीं है, यान किसी बड़े लोगों का है। उनको देते हैं, इतना स्पिंडल देते हैं, बोलते हैं कि आप मुझे कपड़ा बना के दो और इतना रेट हम आपको देंगे कपड़े बनाने का। तो जॉब वर्क कर रहे हैं पावर लूम वाले। तो जॉब वर्क वाला चाहे 60 लाख से ऊपर का भी माल पैदा कर रहा है, तो भी उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है जॉब वर्कर के ऊपर। वो पूरी लायबिलिटी वो उनके ऊपर है। सिर्फ जॉब वर्क के लिए कुछ हिसाब किताब रखना है कि ये जॉब वर्क में जा रहा है और जॉब वर्क में वापस आ रहा है। तो जॉब वर्कर जो है उसका प्रॉफिट तो कम होता है, लेकिन उसका कारोबार की वैल्यू शायद 20 लाख से बढ़ जाएगी जॉब वर्कर की। तो जॉब वर्क वाले को कोई कंप्लायंस बर्डन नहीं आएगा, ये ध्यान रखा गया है एक्ट में। फिर एक सिस्टम बनाया गया है जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग की। जैसे हमने बोला ना कि हम इनवॉइस को मैच करेंगे, और अगर इनवॉइस मैच नहीं हो रहा है तो फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले तो दे देंगे, लेकिन 1 महीना वेट करने के बाद रिवर्स कर देंगे। तो मैं आपको समझाऊंगा। और अगर ऐसे व्यापारी के साथ आपका नाता पड़ा कि जिसने आपसे तो टैक्स ले लिया, लेकिन उसने सरकार में आपका वाउचर दिखाया नहीं और सरकार में उसने टैक्स नहीं पे किया, तो ऐसे व्यापारियों का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद कि उसका डिफ़ॉल्ट रेट कितनी बार हुआ, कितने ट्रेडर के साथ, वो कंप्यूटर खुद ढूंढेगा उसका, और उसके आधार पे हर व्यापारी का रेटिंग होगा। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, इस तरह का एक रेटिंग होगा, जो भी इनका वो प्रणाली है। तो कंप्लायंस रेटिंग बोलते हैं इसको। सो दैट जब आप दूसरी बार किसी व्यापारी के साथ डील कर रहे हैं, उनका माल खरीद रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। और जो बार बार डिफ़ॉल्ट करते हैं, किसी को माल बेचने के बाद वो टैक्स सरकार में जमा नहीं करते, तो उनका लो कंप्लायंस रेटिंग होगा। ऐसे लोगों से आप दूर रह सकते हैं और नेक्स्ट टाइम डील करने में ध्यान रखेंगे। और कंप्यूटर खुद इसको बना देगा, क्योंकि कंप्यूटर को मालूम है कि किस जीएसटीआईएन नंबर का कितना डिफ़ॉल्ट हुआ, उसके आधार पर तुरंत बन जाएगा। एंड फाइनली ऑफ कोर्स एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविज़न रखा है, जो कि आप जानते हैं कि व्हाट इज़ एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविज़न। सिर्फ एक्ट में ये कहा है कि जब भी अगर कोई सरकार जीएसटी के आने से टैक्स में कटौती करती है, तो वो कटौती आपको कंज्यूमर को पास डाउन करनी है। इतना ही सिंपल एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविज़न है। फिर ये कहते हैं बी पार्ट में, दिस इज ए पार्ट, क्योंकि जब हमने नियम बनाया कि आप पास डाउन करोगे और अगर किसी केस में नहीं हुआ, तो फिर उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए कुछ तंत्र भी तो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ये कहा है कि वो काम देखने के लिए या तो हम एक एग्जिस्टिंग एजेंसी को ये काम दे सकते हैं, या फिर कोई नया तंत्र भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर सकता है कि नया तंत्र बनाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविज़न के प्रोविज़न को यूज़ करने की, क्योंकि ज़्यादातर आइटम कमोडिटी ऐसी है जो कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पैदा होती है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बनती है। तो कंपटीशन इटसेल्फ इज़ ए गुड एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविज़न, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट जीएसटीएन, जो कि एक बहुत दूरदर्शी के साथ सरकार ने 2013 में ही इसको बनाया गया था, उनको काम दिया गया था, उसी टाइम से उन्होंने पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और इनफैक्ट मैनेज सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करने से पहले ही हो गया था। इन्फोसिस इज़ द मैनेज सर्विस प्रोवाइडर, तो उनको कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के द्वारा उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना कि क्या सॉफ्टवेयर बनाने का काम देना है उनको, उनकी क्या जिम्मेवारी रहेगी, वो पूरा डिसाइड करना और वो कॉन्ट्रैक्ट देने का पूरा काम इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होने से पहले ही हो गया था। इसीलिए अब आज हम तैयार हैं जीएसटी आईटी सिस्टम के साथ भी। और
पूरा काम जो है फ्रंट एंड पे वो करेंगे, पर्टिकुलरली रजिस्ट्रेशन वो सब फ्रंट एंड पे होगा GSTN पोर्टल के, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मेकिंग ऑफ टैक्स पेमेंट, ये सब काम जो है वो GSTN पोर्टल पे होगा। और उसके बाद कुछ काम ऐसा है जो कि बैक एंड में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, प्रोसेसिंग, तो वो काम के लिए भी 25 स्टेट ने ये काम GSTN को दिया है। सो सबका फ्रंट एंड का काम GSTN कर रही है और 25 स्टेट का बैक एंड का काम भी GSTN कर रही है। कम टू द नेक्स्ट, ये रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस। यस, देखिए इसको बिल्ड इफेक्ट में नहीं आ रहा है, बिल्ड इफेक्ट निकाल दिया क्या? नहीं, बिल्ड इफेक्ट आना ही रहा है ना, बिल्ड इफेक्ट निकाल दिया लगता है, निकाल दिया था बिल्ड इफेक्ट सिद्धार्थ। अच्छा, एनीवे देखिए, यू स्टार्ट विद द टैक्स पेयर। डू यू सी द वर्ड टैक्स पेयर इन दिस ग्राफ? आई विल जस्ट एक्सप्लेन द रिटर्न प्रोसीजर, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि GST में साल में 37 रिटर्न फाइल करने होंगे। अब मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि 37 रिटर्न है ही नहीं, वो गलत बात है। कैसे? आप ज़रा देखिए इसको, प्रक्रिया को। सबसे पहले जो है, एक महीना पूरा होगा तो आप GSTN जो है उसके पोर्टल पे जाएंगे। मान लो जुलाई 1 to 31 जुलाई, सब 1 अगस्त के बाद आप GSTN पोर्टल पे जाएंगे और फिर आप जो है वो उसमें सप्लायर में GSTN के नीचे सप्लायर वर्ड लिखा है ना, यू आर ए सप्लायर, तो हर आदमी को अपने सेल्स के इनवॉइस की डिटेल डालनी है। हर आदमी को अपने परचेस की नहीं डालनी है, सिर्फ सेल्स के इनवॉइस की डिटेल डालनी है। तो आप अपनी इनवॉइस वाइज डिटेल उस फॉर्मेट में डालनी है आपको रिटर्न में। लेकिन मैंने जैसे आपको समझाया कि बहुत सारे बड़े बड़े फर्म जो है वो तो अपनी अपनी अकाउंटिंग सिस्टम ही ऐसी बना लेंगे टेलर मेड, कि जो कि GSTN में सीधा ही जुड़ जाएगा, क्योंकि उनके तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ वाउचर्स विल बी देयर। जैसे हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी, उनके तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ वाउचर्स होंगे, तो उनके तो सब अपनी अकाउंटिंग सिस्टम ऐसे ही बनेगी, वो अपने अकाउंटिंग सिस्टम में वो ऐसे चेंज करेंगे कि जो GSTN का रिटर्न में तुरंत परिवर्तन हो जाए। लेकिन छोटे व्यापारी भी, हम जो एक ऑफलाइन टूल दे रहे हैं, एक्सेल वर्कशीट, वो एक्सेल वर्कशीट में या तो दूसरा कौन सा फॉर्म दे रहे हैं हम, जावा बेस भी एक ऑफलाइन टूल देंगे। तो वो जावा बेस एंड एक्सेल टूल में अगर आप अपना हिसाब रखेंगे पहली तारीख से ही, 1 जुलाई से जितने आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो इनवॉइस वाइज डिटेल अगर आप उसमें डाल रहे हैं, तो फिर वो भी टूल GSTN के साथ कॉम्पेटिबल है। तो वो 1 ऑफ द मंथ वो सीधा ही आपके सब ट्रांजैक्शन अपलोड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, एक्सेल सीट में से सीधा रिटर्न में परिवर्तन हो जाएगा। सो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ यही एक मेन रिटर्न है जो कि आपको फाइल करना है। सेल्स इनवॉइस की सब डिटेल देनी है व्यापारियों को, हर सप्लायर को। ओके, अब मैं अगर सप्लायर हूं तो मुझसे खरीदने वाला जो है वो परचेजर बन गया, ठीक है। तो मैंने अगर उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी है कि भाई मैंने ये माल नरोना साहब को दिया है, इनका GSTN नंबर ये है, तो उनके पोर्टल पे जो है मैंने सप्लाई किया, राइट, तो उन्होंने मुझसे परचेज़ किया, तो मैंने डिटेल डाल दी, तो उनकी परचेज लिस्ट में ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो 15 तारीख तक आपको ये देना है, 10 तारीख तक आपको ये सेल्स का डिटेल देना है। 10 तारीख जैसे ही ख़त्म होगी मिडनाइट के बाद, हर व्यापारी को अपने अपने पोर्टल पे उनकी परचेज की डिटेल ऑटोमेटिक दिखेगी, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि सबको अपनी सेल्स की डिटेल डालनी है, परचेज की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, परचेज की डिटेल आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि आपने जिससे माल लिया है उसने अपने सेल्स इनवॉइस में ये डिटेल डाली है आपका नंबर देके कि मैंने इनको माल बेचा है। तो इसीलिए आपके पोर्टल पे परचेज की डिटेल जो GSTR 2 बोलते हैं हम, जो पहले हमने बोला कि सेल्स इनवॉइस की डिटेल आपको डालनी है, वो GSTR 1 हुआ। तो GSTR 1 आपने कर दिया तो बस आपका काम खत्म हो गया। फिर आपको 10 तारीख पूरी होते ही 11 तारीख को आपको दिख जाएगा कि भाई परचेजेज में क्या क्या है, ऑफ परचेज। या मैं सप्लायर हूँ, मैंने अपना काम कर लिया कि 10 तारीख तक मैंने सेल्स इनवॉइस की सब डिटेल डाल दी,
तो मुझे और कुछ नहीं करना है। मैंने जिस से माल खरीदा है उन्होंने भी अपनी सेल्स इनवॉइस डाली होगी, तो उनकी डिटेल के आधार पे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मुझे 10 तारीख ख़त्म होते ही रात को 12 बजे के बाद तुरंत मुझे अपनी परचेस की डिटेल दिख जाएगी। GSTR2 मेरा बन जाएगा ऑटोमेटिक। मेरा GSTR2 मुझे नहीं बनाना है, वो ऑटोमेटिक बन गया GSTR2। तो वो GSTR2 जो बन गया उसमें अब एक चीज़ हो सकती है कि मुझे एक बार टैली करना है, ठीक है। तो मैंने अगर अपनी परचेस की डिटेल उसी एक्सेल फॉर्म में रखी है तो उसके साथ में मैच करके देखूंगा तो उसी ऑफलाइन टूल में से मुझे एक्सेप्शन वाले ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे कि भाई परचेस की डिटेल जो GSTN वेबसाइट पे दिख रही है वो 50 ट्रांजैक्शन की है, लेकिन उसमें से एक ट्रांजैक्शन छूट गया है। मेरे टोटल 51 ट्रांजैक्शन थे परचेस के, लेकिन एक ट्रांजैक्शन की डिटेल उधर दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि जिससे मैंने परचेस किया वो आदमी भूल गया या उस आदमी ने जानबूझ के उसको डाल नहीं दिया। हाँ, क्या? हाँ, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा। जब आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदेंगे तो आपको उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, तो उसका वाउचर दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो परचेज डिटेल इसलिए देखना है कि परचेज पे आपने जो टैक्स पे किया वो उसकी क्रेडिट लेनी है आपको। तो क्रेडिट लेने के लिए आपको परचेज रजिस्टर देखना है। जब अनरजिस्टर्ड से खरीदेंगे तो इन्हें ही टैक्स देना। हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही, वो भी है, वो भी है। तो अनरजिस्टर्ड से एक ये जो मुझे उपेंद्र बता रहा है कि एक दूसरा प्रोविज़न है जिसके बारे में भी आप जानते हैं कि अगर रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड से खरीदता है तो कंप्लायंस लायबिलिटी रजिस्टर्ड डीलर के ऊपर आती है, रजिस्टर्ड डीलर को उसका टैक्स पे करना पड़ता है। ये है। तो कुल मिला के ये है कि भाई आप वो सब परचेज डिटेल आ जाएगी, उसमें एक मेरा वाउचर मिसिंग है परचेज का ना, उसकी भी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है। तो उस टाइम पे आई हैव एन अपॉर्चुनिटी कि 15 तारीख से पहले मैं उसमें एक वाउचर जोड़ दूँ। मैं ये कहूँगा कि ये मेरा वाउचर है जो कि मिसिंग है। जब मैं ये डालूंगा कि ये मेरा परचेज है और इस आदमी से मैंने लिया है, तो जिस आदमी से मैंने ख़रीदा है उस आदमी को भी वो तुरंत ईमेल से और उसके वेबसाइट पे आ जाएगा, उसके ई फाइलिंग वेबसाइट में आ जाएगा कि सो एंड सो इज़ क्लेमिंग कि उन्होंने आपसे परचेज किया है, तो डू यू ओन इट और डू यू नॉट ओन इट। इफ़ ही सेज यस तो रिकंसाइल हो गया, मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। इफ़ ही सेज नो तो फिर डिस्प्यूटेड रहेगा, लेकिन उस महीने में फिर भी उसकी क्रेडिट हम दे देंगे आपको। उस महीने में हम आपको डिनाई नहीं करेंगे क्रेडिट देना, यू अंडरस्टैंड। उस महीने में आपको उसकी फिर भी क्रेडिट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 15 तारीख पूरी हो गई, मैंने अपने परचेज वाउचर सब देख लिए, एक आध मिसिंग था वो मैंने बता दिया, तो GSTR2 मेरा ओके कर दूंगा मैं। वो ऑटोमेटिक बन के ही आया है GSTR2, उसको मैं ओके कर दूंगा। तो ओके कर दूंगा तो GSTR2 मेरा सबमिट हो गया। 15 तारीख से पहले मुझे ओके करना है उसको। ओके का बटन दबा दिया, आपकी सेल्स की डिटेल आपने पहले ही दिया था, परचेज की डिटेल आपने कंफर्म कर ली जो ऑटो पॉपुलेट हुई थी, उसके आधार पे तुरंत 15 तारीख पूरा होते ही आपको आपका रिटर्न दिख जाएगा कि भाई आपका सेल्स इतना हुआ, उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी एक्स अमाउंट है, परचेज इतना हुआ, उसके ऊपर ऑलरेडी आप इतना भर चुके हैं, तो एक्स माइनस वाई जो जेड रहा उतनी आपकी टैक्स लायबिलिटी है, उसको आप कंफर्म करिए। सो परचेज और सेल्स की जो डिटेल दिया उसके आधार पे मेरा टैक्स का रिटर्न भी ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाएगा। आई हैव टू सिंपली सी कि ये टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट कर रहा है वो ठीक है। वंस यू से ओके टू इट, just one click of a button, it is not a big return, it is a return which is auto populated. You have to simply click a button and say कि yes मेरा रिटर्न ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और उस रिटर्न को एक्सेप्ट करने के बाद आप 20 तारीख तक अपना टैक्स भर दीजिए ऑनलाइन या विच एवर मेथड। 20 तारीख तक आपको टैक्स भरना है, और आपके अकाउंट में आपका एक पर्सनल लेजर अकाउंट होगा ई फाइलिंग वेबसाइट पे, जिसमें आपको क्रेडिट दिखेगी कि मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट में कितना पैसा पड़ा है जो कि मेरी क्रेडिट है, और कैश या चेक या NEFT से मैंने ट्रांसफ़र किया वो कितना पैसा पड़ा है अभी बैलेंस। और अगर वो आपकी टैक्स लायबिलिटी इज इक्विवेलेंट टू योर बैलेंस तो फिर आप उसको तुरंत क्लिक करके पे कर सकते हैं। और अगर बैलेंस कम है आपके पर्सनल लेजर अकाउंट में तो थोड़ा पैसा क्रेडिट डाल दीजिए उसमें अपने अकाउंट में, और उतना पैसा क्रेडिट करके फिर आप, और बाकी बैलेंस अगर बचेगा तो भी वो आपको नेक्स्ट महीने काम आ जाएगा।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा भी अगर आपका हो गया तो वो नेक्स्ट महीने काम में आ जाएगा। तो इस तरह का एक पूरा सिस्टम है। तो इसमें कोई 3 रिटर्न पर मंथ है ही नहीं। लोग ये गिन रहे हैं कि 12 महीना 3 रिटर्न पर मंथ, तो 36 वो हो गए और प्लस एक एनुअल रिटर्न देना है, तो इस तरह से 37 गिन रहे हैं। 37 है ही नहीं। वर्चुअली देयर इज़ 1 रिटर्न, और वो भी रिटर्न कैसा है कि अगर आप अपना अकाउंटिंग उसी फॉर्मेट में करो एक्सेल सीट में, तो फिर आपको कोई अलग से रिटर्न फाइल करना ही नहीं है, उसी को आपको सबमिट करना है। पूरे अकाउंट्स की डिटेल जो है आपकी, इनवॉइस वाइज डिटेल जो है वो, कि मैंने किसको बेचा, उसका GSTIN नंबर क्या है अगर है तो। और अगर आप B2C ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स विल बी डूइंग B2C ओनली, तो B2C वाले को भी इवन इफ इज मोर देन 20 lakhs, इवन इफ इज मोर देन 50 lakhs, मैंने आपको बोला ना कि 50 लाख वाले को तो कंपोजिट स्कीम में सिर्फ टर्नओवर दिखाना है टोटल। बट अगर आपका 5 करोड़ का भी B2C ट्रांजेक्शन है, सिर्फ B2B एक भी नहीं है, तो फिर आपको टोटल टर्नओवर ही देना है, उसमें भी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी है। सो डोंट थिंक कि किराना वाले को जो 5 करोड़ का टर्नओवर साल का कर रहा है, उसको हर एक आदमी को अपना वाउचर की डिटेल देनी है। नो वे, इट इज़ ओनली सपोज टू बी टोटल टर्नओवर B2C ट्रांजेक्शन में। बट B2B में हमको इनवॉइस वाइज डिटेल इसलिए चाहिए कि हम इनवॉइस वाइज मैचिंग करके ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट देने वाले हैं। अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो फिर हमको इनवॉइस वाइज डिटेल भी चाहिए। ये मैचिंग करना बड़ा ही ज़रूरी है। और मैचिंग में हम, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कह रहे हैं कि आपने उनसे माल खरीदा लेकिन वो ओन अप नहीं कर रहा है, तो भी हम उस महीने में आपको लायबिलिटी में नहीं गिनेंगे, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देंगे। लेकिन आपको 1 महीना मिलेगा सॉर्ट आउट करने के लिए उनके साथ, जो जिसने आपके साथ गद्दारी किया, उसने आपका टैक्स पे नहीं किया, उसके साथ 1 महीना मिलेगा सॉर्ट आउट करने के लिए। उस 1 महीने में अगर नहीं हुआ तो फिर आपका अकाउंट रिवर्स हो जाएगा, आपके डेबिट साइड में आ जाएगा। आपका जो लेजर बैलेंस है, जो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया था, वो डेबिट में आ जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट डेबिट हो जाएगा उतना अमाउंट का, उस वाउचर का। या B2C, नो, वो तो डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ द टैक्स ना, आइटम वाइज टर्नओवर लिखना पड़ेगा ना, आइटम वाइज। जैसे मैं एक टीवी डीलर हूँ, मैं टीवी भी बेच रहा हूँ, एयर कंडीशनर भी बेच रहा हूँ, तो मुझे तो B2C अगर ट्रांजैक्शन कराऊँ तो मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल देने की जरूरत नहीं। बट मेरा टोटल AC में टर्नओवर कितना इंटू 28%, फलाना में कितना इंटू 100%, सो तो HSN कोड वाइज उसको टर्नओवर देना पड़ेगा, HSN कोड वाइज। नहीं, क्रेडिट तो मिल जाएगा उसको, क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि जिससे उसने सप्लाई किया है उसने अपना अपलोड किया ना, जिसने उसे खरीदा है होलसेलर से। ओके, आई एम ए रिटेलर, मैंने होलसेलर से खरीदा, तो होलसेलर जब उस ट्रांजैक्शन को ऑन अप करता है, मैंने उससे जो ट्रांजैक्शन किया। उपेंद्र, जब आपने खरीदा तो आपने सपोज मेरे से खरीदा था, तो आपने GSTR 1 सबमिट किया, मैंने GSTR 1 सबमिट किया, वो आपके GSTR 2 में ऑटो पॉपुलेट हो गया और 100 AC का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। क्रेडिट पूरा मिलेगा जैसे ही आपने परचेज किया, बेचने से लिंक नहीं है उसका। अब जब आप बेचेंगे, क्योंकि आप B2C सप्लाई कर रहे हैं, तो आपने AC का बताया 10 बेचा, TV का बताया 20 बेचा, तो आपको इनवाइस वाइज डिटेल नहीं देना है, क्योंकि आप B2C सेल कर रहे हैं। तो आपको टोटल बताना है कि AC पे रेट इतना है, उसका इतना वैल्यू है, TV का इतना पीस है, इतना रेट है, इतना वैल्यू है, तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। जो आपको क्रेडिट मिला वो 100 AC का मिला था, और सपोज 100 ही आपने TV खरीदे थे जो मेरे से ऑटो पॉपुलेट हुए थे, तो आपके पास क्रेडिट है, जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी है वो कैलकुलेट हो गई, नंबर ऑफ AC सोल्ड और नंबर ऑफ TV सोल्ड, और जितना आपके पास क्रेडिट है उतना आप ऑफसेट कर लेंगे। 1 to 1 कोरिलेशन नहीं है कि आपने 10 TV बेचा तो 10 का ही क्रेडिट मिलेगा, आपको क्रेडिट 100 का मिलेगा, आपने 10 पे करना है। जब आप अगले महीने और 20 बेचेंगे, उससे अगले महीने और 50 बेचेंगे, अगर आपके पास बैलेंस है तो आप यूटिलाइज कर लेंगे, अगर बैलेंस ITC में नहीं है तो कैश में दे देंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। हाँ,
देखिए B2B में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इससे ख़रीदा है और वो ऑन अप नहीं कर रहा है, तो हम दोनों के ऊपर लायबिलिटी डाल रहे हैं। आपके ऊपर ये लायबिलिटी डाल रहे हैं कि आपको हम 1 महीना दे रहे हैं, उनको समझा के टैक्स भरवाओ, ठीक है, एक तो ये रहेगा। उसके ऊपर तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी आएगी, बिकॉज देन वी विल चेक ऑल हिज अकाउंट्स, है ना, उसको भी हम नोटिस देंगे, इजंट इट? देयर इज अ प्रोविजन टू प्रेशराइज हिम ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी की पूरी जिम्मेवारी खरीदने वाले के ऊपर डाल रहे हैं, हम भी उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है टैक्स लॉ में वो करेंगे, लेकिन दोनों के ऊपर प्रेशर ला रहे हैं। और क्योंकि हमने कंप्लायंस रेटिंग का प्रोविज़न रखा है, व्यापारी को कोई चीट नहीं कर जाए, इसलिए व्यापारी कैन सी कि हर एक का क्या रेटिंग है, कोई भी डीलर का रेटिंग क्या है, और उस हिसाब से वो डील करेगा। ऐसे केस में अब एक बार क्रेडिट रिवर्स हो गया क्योंकि मिसमैच हुआ था, जब सप्लायर पे कर देगा तो ऑटोमेटिकली बायर को क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि अब सरकार के पास टैक्स आ गया है, बायर को क्रेडिट मिलेगा जैसे ही सप्लायर ने पे कर दिया। तो ऐसा नहीं कि सप्लाई रिसिपिएंट का क्रेडिट रिवर्स हो गया और सरकार चुप बैठी है, नहीं, आपने डिक्लेयर किया कि आपने मेरे से खरीदा था, मैंने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं की, तो सरकार टैक्स ऑफिसर मेरे पीछे भी आएगा कि आपने तो बेचा है, किसी ने दिखाया हुआ है कि आपसे परचेज किया हुआ है, तो आप टैक्स क्यों नहीं जमा कर रहे हो। जैसे ही टैक्स जमा होगा रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा, जो कि पहले लिया था और मिसमैच की वजह से रिवर्स हुआ था। आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास स्टॉक में रहेगा, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय किया कि अब तो मैं बेच ही नहीं सकता, या आपने जिससे खरीदा था उसको वापस करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी तो मैन्युफैक्चरर के एंड पे जाता है, तो उस केस में आप क्रेडिट रिवर्स करके मैन्युफैक्चरर को दे देंगे और मैन्युफैक्चरर को फिर घाटा होगा, क्योंकि जो है एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हो गया। ओके, सरकार को तो मिलेगा टैक्स, क्योंकि नहीं, हम उसको रिफंड नहीं दे रहे हैं हम ना, रिफंड नहीं दे रहे उसको, हम उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट को बैलेंस में रख रहा है। जब तक वो बेचेगा नहीं तब तक उसको रिफंड नहीं मिलेगा, बेचेगा तभी उसको उपयोग करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को मीट विथ करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ करेगा। हम रिफंड नहीं दे रहे हैं, सरकार का घाटा नहीं होगा, पैसा आना ही है। ओके, अच्छा, आप बाकी का क्वेश्चन बाद में करेंगे, लेट मी जस्ट गो थ्रू द प्रेजेंटेशन, आफ्टर दैट यू नो इफ देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस विल टेक इट अप नेक्स्ट। अब लोग कहेंगे कि CBIC, जो हम नाम भी बदलने जा रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC, बट उसके लिए एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड, सो वी विल हैव टू वेट फॉर दैट, टिल देन वी विल कॉल इट CBEC ओनली। तो CBEC का रोल क्या रहेगा, तो वो तो इसमें सिंपल सा एक स्लाइड है, आप लोग देख सकते हैं, आई डोंट वांट टू एलेबोरेट ऑन इट। आई विल कम टू द नेक्स्ट वन। What are the benefits of GST, which is a very important slide. How will GST benefit every section of the society? सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बहुत विस्तृत तरीके से समझाया कि कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस खत्म हो जाएगा, और कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस क्या है मैंने आपको समझाया, और उसके कारण ओवरऑल रिडक्शन इन प्राइसेस भी हो सकता है, तो कंज्यूमर्स विल बी बेनिफिटेड इन मोस्ट केसेस। अब इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, एक ग्राफिक एग्जांपल लिया है। गो टू द हाइपरलिंक, हाइपरलिंक सिद्धार्थ, क्या हो रहा है? नहीं, गो टू द स्लाइड शो में ही हाइपरलिंक में जाओ। सिद्धार्थ आ जाओ, तुम आ जाओ। वो एरो दबाना है ना सिर्फ। वहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, F क्या हुआ? ओके, देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक ऐसी आइटम है जो कि एक्साइज ड्यूटी का स्टैंडर्ड रेट इसके ऊपर लग रहा है और
वेट का भी स्टैंडर्ड रेट लग रहा है। एक्साइज का स्टैंडर्ड रेट अभी क्या है 12.5% है और वेट का स्टैंडर्ड रेट है 14%। तो ऐसा एक गुड्स ये सब चले जाएंगे, उसके बदले में व्हाट यू विल गेट इज़ 28% जीएसटी स्ट्रेट अवे। तो जो 32% था सब मिला के कास्केडिंग के साथ, अभी तो कास्केडिंग तो हमने गिना ही नहीं है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी वेट का परसेंटेज लगेगा। सो वेट विल नॉट बी 14% विल नॉट बी ऑन 100 रुपीज़, 14% विल बी ऑन 112.5 रुपीज़ जो कास्केडिंग ऑफ टैक्स है, वो तो हमने गिना ही नहीं इसमें। तो अगर सिंपल मैथमेटिक्स देखें तो भी 32% का जो बोझा था वो अब निकल जाएगा, अब 28% होगा। तो देर विल बी ए रिडक्शन ऑफ सम अमाउंट एंड मे आई टेल यू कि 60% of the income of state and center is coming from this slab. 14% and 12.5% वाला जो है स्टैंडर्ड आइटम में से आती है, काफ़ी सारी इनकम हमारी इसमें से आती है, इस स्लैब में से। सो वो सब आइटम में देर विल बी ए रिडक्शन प्रोबेबली इन ईच वन ऑफ दिस आइटम। नेक्स्ट, एक बार बार सवाल उठाया जाता है कि सर्विस टैक्स अगर 15% से 18% हो जाएगा तो उसकी क्या इम्पैक्ट होगी बाकी सब गुड्स के ऊपर, और क्या सर्विसेज भी बहुत महंगी होगी तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए एक एग्जांपल हमने बनाया है। इस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इज़ 97 रुपीज़, ठीक है। और ये उस जो सर्विस जो दे रहा है ना, सर्विस मान लो मैंने बताया ना कि मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, लेकिन आई एम यूजिंग फर्नीचर, एसी, स्टेशनरी, तो उस सब के ऊपर कुछ वेट भी मेरे को देना पड़ रहा है। जब भी मैं स्टेशनरी खरीदूंगा तो उसके ऊपर वेट जाएगा, एसी खरीदूंगा तो उसके ऊपर वेट जाएगा। तो जो भी वेट की मेरी लायबिलिटी आ रही है गुड्स के ऊपर, गुड्स कंज्यूम्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विस, तो वो वेट का हमने अप्रोक्सीमेटली 3% लिया है इसमें, कि कम से कम 97 रुपीज़ उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एंड 3% टैक्स उसको वेट का देना पड़ रहा है। और वो 3% का मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विस टैक्स में नहीं दे रहा हूँ अभी, जो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहे हैं उसको। तो कुल मिला के 100 रुपये का जो बना उसके ऊपर 15% सर्विस टैक्स है अभी सेस मिला के। और अब ये होगा कि ये 15 + 3 वो 3% का ऑटोमेटिक है, वो वेट का अलग से नहीं रहेगा, पूरा जीएसटी में आ जाएगा। तो फिर वो पूरा चला जाएगा और उसके बदले में आ जाएगा 18% सर्विस टैक्स का रेट सिंगल। सो ऑन द होल, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर गुड्स ऑल्सो, सो जितने भी गुड्स सर्विसेज वाले खरीदेंगे जिसके ऊपर उनकी वेट की लायबिलिटी अभी है या एक्साइज ड्यूटी की है, उसके बदले में वो जीएसटी पे करेंगे गुड्स के ऊपर। तो जो भी जीएसटी वो पे करेंगे उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दे देंगे, इसीलिए 15 विल बिकम टू इक्विवेलेंट टू 18 नाउ। सो देयर विल बी एक्चुअली not much of a net increase in the service tax also. There might be marginal in certain cases, but otherwise आप चाहे बैंक ले लो, इंश्योरेंस कंपनी ले लो, उन सब का खरीदारी, परचेज ऑफ गुड्स काफ़ी सारा होता है, और उन सब चीज़ के ऊपर जो जीएसटी पे करेंगे उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट देने जा रहे हैं। इसीलिए 15% विल बिकम ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 18%, मतलब 18 विल बिकम इक्विवेलेंट टू 15 ओनली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ज़्यादा बोझ बढ़ेगा नहीं। ओके, come to the next one, benefits. Back to the original slide. Original slide. सेकंड ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कॉमन नेशनल मार्केट की हम बात कर रहे हैं। देयर विल बी एब्सोल्युटली नो barriers to trade. Most of the state borders will go, particularly for GST purpose. We don't need to have any state level border. Small taxpayer को हमने आपको बताया कि 10 लाख की लिमिट थी, वो 20 लाख तक हो गई, तो उसको कोई चिंता नहीं है। कंपोजिशन वाला स्कीम भी लाए 50 लाख तक, तो स्मॉल ट्रेडर को और स्मॉल मैन्युफैक्चरर को भी फ़ायदा है, स्मॉल रेस्टोरेंट वाले को भी फ़ायदा है, तो वो सब तो निकल गए इसमें से। डिक्रीज़ इन ब्लैक ट्रांजेक्शन, क्योंकि हम लोग इन्वॉइस टू इन्वॉइस मैचिंग कर रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन में आना पड़ेगा,
और आपको रिटर्न इनवॉइस वाइज फाइल करना पड़ेगा। इसलिए जो नेट के बाहर कोई ट्रांजैक्शन छूट जाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इट इज़ ए सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम कि जिसमें किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आदमी रजिस्टर होगा उनका माल ही लोग प्रिफर कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट इट इज़ ए सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम कि जिसमें सबको इंसेंटिव होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और टैक्स पे करने के लिए। एंड टू एंड इनवॉइस मैचिंग है इसलिए। सो ब्लैक इकोनॉमी में भी काफ़ी रिडक्शन आ सकता है। उसके अलावा हमने एक ऑफ कोर्स नॉन इंट्रूसिव इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम है और एक ई परमिट का भी हमने प्रोविज़न किया है, वे बिल ई परमिट। व्हाट इज़ दिस ई परमिट? बहुत सिंपल सा ये है कि अगर आप अपना 50,000 से ऊपर की कीमत का कोई भी माल अगर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, तो आपको GSTN को खबर करना है। यू टू इन्फॉर्म GSTN, यू टू फिल सम डिटेल्स कि मैं ये माल इस इनवॉइस से इधर ले जा रहा हूँ। और जब आप खबर करेंगे GSTN को पोर्टल पे, अपने पोर्टल पे, तो आपको एक यूनिक आईडी नंबर मिल जाएगा। अब वो यूनिक आईडी नंबर ड्राइवर या टेम्पो वाले के पास रखना है मोबाइल में, SMS पे आएगा। वो SMS पे आप उसको भेज सकते हो अपने ड्राइवर को या अपने मोबाइल अपने अपने लॉरी वाले को। और अगर कहीं भी चेकिंग होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग हर जगह पे खड़ा करके सबको चेकिंग करेंगे, पर अगर कहीं भी चेकिंग होता है तो उनको दिखाना चाहिए कि बस ये मेरा यूनिक नंबर है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। इट्स नॉट ए बिग थिंग, नथिंग बिग अबाउट इट। और इसमें भी हम ये कह रहे हैं, काफ़ी ऐसी दहशत फैलाई गई है ट्रांसपोर्टर के द्वारा कि भाई इसमें हमारे ऊपर बोझ आएगा। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कंसाइनर जो माल भेज रहा है वही यूनिक नंबर जनरेट करके ट्रांसपोर्टर को दे देगा, ठीक है। बट अगर कंसाइनर इतना छोटा है और वो विनती करता है ट्रांसपोर्टर को कि भाई मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे ये सब नहीं आता, तुम कर दो, वो व्यवहार बन जाएगा उनका है उसके साथ। तो ट्रांसपोर्टर भी एक उनकी सब डिटेल डाल के GSTN पोर्टल से यूनिक नंबर जनरेट करके SMS में अपने पास रख सकते हैं। ये भी सुविधा दी गई है। सो कंसाइनर के ऊपर पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ट्रांसपोर्टर कंसाइनी भी कर सकता है। मान लो मैं छोटा आदमी हूँ और मेरा कंसाइनी जो है, जो माल रिसीव कर रहा है, वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, तो कंसाइनी कर देगा कि ठीक है मुझे डिटेल दो, फ़ोन पे ले लेगा, SMS पे ले लेगा, और वो एक यूनिक नंबर जनरेट करके, वो सिस्टम से एक यूनिक नंबर जनरेट करके चलेगा। सो जब भी कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा तो एक यूनिक नंबर के साथ मूव होगा। ये भी एंटी इवेजन प्रैक्टिस है। काफ़ी सारे स्टेट में ये प्रैक्टिस ऑलरेडी है, गुजरात, कर्नाटका, वहाँ सब जगह है ये। इस तरह की ई परमिट निकालने के बाद ही आपको माल ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो करने से भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज़ ए सिंप्लीफाइड टैक्स रेजिम। जैसे मैंने आपको समझाया, कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें पेपर वर्क बढ़ेगा कि घटेगा। क्या आंसर है? ज़ीरो हो जाएगा। देयर इज़ नो पेपर टू बी केप्ट, ज़ीरो। आप अपना सब कारोबार जो है इलेक्ट्रॉनिकली रखिए और वही रिटर्न बन जाएगा आपका। ज़ीरो, एक भी आप सब कुछ कंप्यूटर में रखिए और उसको अपलिंक कर दीजिए रिटर्न के रूप में। रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, जैसे मैंने आपको बताया, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, प्लस CST एबोलिश हो रहा है। ये दोनों वजह से जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसकी इनकम बढ़ेगी। जितने भी कंज्यूमिंग स्टेट है, डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट है, टैक्स है, तो जिस स्टेट में जितना कंजम्पशन उतना आपका आमदनी बढ़ेगा। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिट टू पुअरर स्टेट। मेकिंग इंडिया को दोनों तरह से हेल्प करेगा। पहला मैंने आपको बताया, इंपोर्ट पे पूरा IGST लगेगा, इसलिए लोकल मैन्युफैक्चरर जितना टैक्स दे रहा है उतना इंपोर्टर भी देगा, इसलिए मेकिंग इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा कि कोई चीज़ आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यू शुड बी गिवन कंप्लीट रिफंड ऑफ ऑल द टैक्सेस दैट यू पे इन इंडिया। लेकिन अभी की सिस्टम में ये संभव ही नहीं था। अभी हम लोग उसको रिफंड दे रहे थे एक्साइज ड्यूटी का, कि अगर एक्साइज ड्यूटी कुछ पे किया है तो उसका रिफंड करके हम लोग एक्सपोर्ट करने दे रहे थे। कुछ स्टेट अपने वेट का भी रिफंड दे रहे थे, लेकिन व्हाट अबाउट CST, व्हाट अबाउट एंट्री टैक्स, व्हाट अबाउट अदर टैक्सेस विच आर पेड, वो सब उधर पड़ा रहता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट करने वाला इंडिया का माल वो महंगा पड़ता था, टैक्स की उसमें थी इसलिए। अब ये हो जाएगा कि पूरे के पूरे सब टैक्सेस एक में आ जाएगा GST में,
और जब आप माल एक्सपोर्ट करेंगे तो जितना जीएसटी का पेमेंट आपने इंडिया में किया है वो पूरा का पूरा जीएसटी का आपको रिफंड मिल जाएगा. सो दैट मीन्स कि गुड्स विल बी एक्सपोर्टेड बट द टैक्सेस विल नॉट बी एक्सपोर्टेड. पहले ये हो रहा था कि टैक्सेस भी एक्सपोर्ट हो रहे थे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट बिकम्स नॉन कॉम्पिटिटिव. तो अब हमारी जो कंपटीशन में खड़ा रहने की जो शक्ति है इंडियन मैन्युफैक्चरर की, वो बढ़ेगी, बिकॉज वी आर गिविंग कंप्लीट रिफंड ऑफ ऑल द टैक्सेस. और कुछ कुछ स्टेट में वेट का रिफंड दे रहे थे, लेकिन 2 साल तक मिलता नहीं था वेट का रिफंड. अब ये ऑनलाइन 7 डेज़ के अंदर 90% रिफंड मिल जाएगा आपको. जो भी टैक्सेस आपने पे किए एक्सपोर्ट करने के बाद विद इन 7 डेज़ आपको 90% रिफंड मिल जाएगा. तो ये रिफंड की प्रक्रिया भी जल्दी होने से एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा. फाइनली नेक्स्ट स्लाइड. सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? SGST law to be passed by state governments. As you know, already Telangana has passed. Yesterday, I believe Bihar and Rajasthan. Rajasthan was to pass yesterday. So पता नहीं उनका या तो आज या कल में 26 को है. अच्छा, राजस्थान 26 को है. उसके बाद भी मेरे पास लिस्ट है, उसके हिसाब से करीब 14 स्टेट्स हैव गिवन अस द डेट्स ऑल्सो कि जब उनकी असेंबली बुलाई जा रही है. और वो 14 स्टेट्स में ऑल दिस डेट्स आर बाय मिडल ऑफ मे. सो और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है उन सबको, तो वी होप कि एटलीस्ट लेटेस्ट बाय 31st ऑफ मे ऑल स्टेट्स वुड हैव पास SGST लॉ. ये अभी परिस्थिति है. देन नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम लोग एक सेक्टर वाइज गाइडेंस नोट तैयार करेंगे हर सेक्टर के लिए. सो उस सेक्टर के लोगों को सुविधा हो जाए कि उनके सेक्टर को समझने की और उसमें कैसे GST का इम्पैक्ट आएगा वो समझने की उनको सुविधा हो जाए. देन माइग्रेशन एंड हैंड होल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का काम चल रहा है. अबाउट 71% ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड. और बाकी जो है उसमें से कुछ ऐसे होंगे कि जो 20 लाख से नीचे है और वो माइग्रेट करना ही नहीं चाहते, उनको लेना ही नहीं है GST में रजिस्ट्रेशन. बट 71% है ऑलरेडी माइग्रेटेड. आउटरीच प्रोग्राम फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से चल रहा है. हम खुद जा रहे हैं, काफ़ी सारे स्टेट में जाके आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं. और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर और स्टेट के मिलके 1 लाख की पॉपुलेशन में एक टाउन हॉल मीटिंग करने का हमने उनको टारगेट दिया हुआ है. फॉर एवरी 1 लाख पॉपुलेशन इन ए सिटी दे हैव टू डू 1 टाउन हॉल मीटिंग. तो इस तरह से आउटरीच प्रोग्राम बड़ा ज़ोर से चल रहा है. और फाइनली चेंज मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, ये सब चीज़ें इंक्लूडिंग दिस प्रेजेंटेशन, इफ़ यू वांट अ सॉफ्ट कॉपी, प्लस GST की कॉन्सेप्ट नोट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बिग बुकलेट 500 क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और वो भी एक से हिंदी इंग्लिश दोनों में वो उपलब्ध है ये हमारे CBEC के वेबसाइट पे. अभी तक जितने भी ड्राफ्ट रूल्स हमने निकाले हैं वो भी CBEC के वेबसाइट पे है. और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की भी कॉपी उसमें है. CGST लॉ भी है, SGST लॉ का ड्राफ्ट भी है. एवरीथिंग इज ऑन द वेबसाइट. थैंक यू. We can take some questions, but just give me 1 minute. Yeah, I'll just come.
Okay. So let's start with Sita, 225. Yeah. Mr. Adya, two very quick clarifications. One, the 90% and 10% division in the administration, on what basis will that be decided? I mean, how do you decide whether I come under the 90% and she comes under the 10%? And the second one was, I mean, you said that it will prevent, the black economy because everything will be, now will have to be on the base of bills and input tax credit and all that. But if there are, retailers or traders who are below the threshold, and I as the final consumer and buying, say, white goods or something, I don't have to take any input tax credit. Why will I not go and pay in cash, and that person also takes in cash without, taking a bill? So how will how will that be prevented? Because the trader, the retailer from whom I'm buying it, is going to be below the threshold. He's not bothered about input tax credit or getting registered under. But where will he GST. get his goods from? रिटेलर लाएगा कहाँ से? वो लाएगा कोई बड़े लोगों से नहीं, तो बड़े लोगों से लाएगा तब तो उसके पास तो टैक्स पेड आएगा. सो ओनली फाइनल स्टेज पे जो रिटेल का मार्जिन है उसके ऊपर टैक्स नहीं मिलेगा हमको, बट उसके पास भी टैक्स पेड गुड्स ही होगा. ठीक है ना, इसलिए. और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है सैम्पलिंग, इट कैन बी आइदर ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, while dividing, it can be a simple random sampling. But this is to be done at the state level. The Commissioner of Excise sitting at the state level and the Commissioner of Commercial Tax, both of them will sit together. Commissioner of Excise, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कमिश्नर है स्टेट लेवल पे, वो और जो कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स, दोनों मिलके कंप्यूटर में से अपना पूरा लिस्ट होगा. उस लिस्ट में से दे कैन आइदर डिसाइड रैंडम सैम्पलिंग और दे कैन ऑल्सो डिसाइड कि भाई मान लो 100 केस को डिवाइड करना है, 90-10 में करना है. ठीक है, तो 10 मेरे जो केसेस है सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेजेंस बड़े सिटी में ज़्यादा है, दे में ऑल्सो डिसाइड कि हम आपको जो 10% आपको देना है वो ये 5 बड़े सिटी में दे देते, बाकी सब में हम लोग अपना 90% कर लेते. सो इट कैन बी ऑल्सो ए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इन ए वे. 50-50 विल बी रैंडम. There will be random. वो उसमें कर सकते हैं, उसमें भी एरिया वाइज कर सकते हैं, but that will be mostly random. Sir, this is Surbhi from the business line. Two small questions, sir. So one is on the return. So according to you, everyone will have to file one return per month and then one annual return. So the other question is there are a lot of small retailers and mom and pop stores, traders who are just above the threshold. They are very worried about the compliance and they are all looking at ways of how not to register under GST and not have to pay tax because नहीं, so मॉम एंड पॉप शॉप है तो भी उनको B2C है. जितने भी मॉम एंड पॉप शॉप है वो तो B2B है ही नहीं, वो तो B2C है. तो B2C में तो मैंने आपको बोला कि 3 महीने में एक बार ही फाइल करना है. नहीं सॉरी, उनको हर महीने करना है, लेकिन टोटल टर्नओवर की डिटेल देना है, राइट? नहीं, कंपाउंडिंग 50 लाख तक तो उनको कोई चिंता ही नहीं है. कंपाउंडिंग में 3 महीने में एक बार देना है. ठीक है, तो या तो वो कंपाउंडिंग में आ जाए तो उसको ये देना है. और ट्रेडर है सिर्फ, क्योंकि मॉम एंड पॉप शॉप है, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहे, तो 1% पे करना है और वो भी 3 महीने में अपना टर्नओवर एक बार देना है. सो ऐसे रिटेल स्टोर को तो कोई चिंता ही नहीं है. अगर बाई चांस 50 लाख से ऊपर है, रजिस्टर्ड भी करवा रहे हैं, तो भी आपको इन्वॉइस वाइज डिटेल देना ही नहीं है. वो तो आपको सिर्फ टोटल टर्नओवर की डिटेल मंथली देना है, बट वो भी आइटम वाइज देना है. आइटम वाइज देना है, तो आइटम वाइज तो उनको अपना सॉफ्टवेयर तो टेली या कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा कि जिसमें वो इमीडिएटली एंटर करते जाए कि कितनी कितनी चीज़ें क्या बिकी है, तो उसके हिसाब से वो रिटर्न भर देंगे HSN कोड वाइज. नो, इट इज़ नॉट डॉन्टिंग, बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर अगर आपका है तो आपको डिटेल भी नहीं देनी है. HSN कोड 2 डिजिट का देना है. 10 डिजिट कितना HSN 10? हाँ नहीं सॉरी, 1.5 करोड़ के नीचे तो आपको HSN कोड भी नहीं देना है. मतलब जब टर्नओवर दिखा रहे हैं कि मेरा 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, तो उसमें तो आपको HSN कोड वाइज डिटेल नहीं देनी है कि मेरी बैटरी कितनी बिकी या मेरा टोवेल कितना बिका है, ऐसा नहीं. टैक्स रेट वही रहेगा. और उसके ऊपर अगर है तो फिर आपको HSN कोड देना है 5 करोड़ तक 2 डिजिट. 5 करोड़ तक 2 डिजिट का ही HSN कोड देना, विच मीन्स कि एंटायर चैप्टर विल कम इन दैट. सो द रेट विल बी कॉमन. So there is no big deal. He can simply show के HSN कोड नंबर 21 एंड 21 के अंदर रेट एक ही है,
तो वो एक रेट के हिसाब से पूरा टर्नओवर उसी में दिखा देगा, उसको अलग अलग आइटम वाइज दिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरे अगर नहीं भी है तो भी इनका तो रिटर्न एकदम सिंपल है, वो B2B है ही नहीं ना, B2C है। उनको तो अपना कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो अपना टर्नओवर दे देना है और HSN कोड दे के रेट के हिसाब से टैक्स भर देना है 3 महीने, मतलब 3 महीने में एक बार अगर कंपोजिट में है, और अगर 50 लाख से ऊपर है तो हर महीने टर्नओवर की डिटेल देना है। दैट्स इट। Yes, madam. Anchal from Indian Express. Wanted to know what will be for GST compliance rating, and will it be public, especially, I mean, if unregistered dealers want to know the information? In fact, it is not yet approved that how it will be done. So as Revenue Secretary had explained, it will depend based on how you are complying with the return requirements and other requirements under the tax. So they will start with a higher level, everyone is at equal level, but if you are going down because of you are being non-compliant, then only it will go down. But exact composition is yet to be approved by the GST Council. सर मैं शिशिर चौरसिया हूँ अमर उजाला से। सर मान लिया जाए कि सर मेरे घर वाले आए बिहार से, यहाँ बिग बाज़ार में सेल चल रहा है और सेल में उसको 30% डिस्काउंट मिल गया टीवी पे। उन्होंने सर नॉर्मल जीएसटी का ले लिया बिल और जा रहे हैं, रास्ते में सर कहीं उत्तर प्रदेश में या बिहार में वो परेशान तो नहीं करेंगे कि आप कम दाम पे लेके आए, आपके पास IGST का बिल नहीं है, GST का बिल है? बताओ उपेंद्र। जब वो बिग बाज़ार में जाएंगे तो अपना अगर एड्रेस उन्होंने लोकल दिया तो CGST SGST लगेगा। वो हो सकता है कि बिहार का एड्रेस दे दें, तो अगर उन्होंने बिहार का एड्रेस दिया तो IGST बिग बाज़ार वाला चार्ज करेगा, लेकिन उसके पास बिल होगा तो रास्ते में कोई चेक नहीं होगा क्योंकि टैक्स पेड गुड्स हैं। और जहाँ तक डिस्काउंट की बात है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे नॉर्मली GST लगना है। जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है उसी प्राइस पे टैक्स लगना है, उसकी MRP कितनी है उससे कोई रिलेशन नहीं। Yes, yes, sir. सर एक चीज़ ये कि जो कंप्लायंस हम लोग रेटिंग की बात करें, क्या ये भी प्लान है कि इस कंप्लायंस रेटिंग को क्रेडिट रेटिंग से जोड़ा जाए, ताकि जो ट्रेडर्स है जो कंप्लाइंट नहीं करता है उसके लिए, चूँकि एक तो ट्रेडर्स तो उसके साथ नहीं करेगा, लेकिन जहाँ पर उसको बिजनेस करना है, पैसा उठाना है, उसमें भी उसके लिए दिक्कत हो क्योंकि उसने कंप्लायंस रेटिंग फॉलो उसका लो है। नहीं, ऐसा है कि कंप्लायंस रेटिंग और क्रेडिट रेटिंग को जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन एक सबसे बड़ी लोकल छोटे बिजनेसमैन को फ़ायदा ये हो जाएगा कि उनको जब ये आदत डल जाएगी कि हमको ट्रांजैक्शन के सब रिपोर्ट रखने हैं, तो उनकी क्रेडिट रेटिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यू नो, दिस इज़ ए एक्सपेरिमेंट विच दिस माँ वाले है, वो कौन सी माँ ये जो चाइना का है ना, अलीबाबा ने वो जो प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया, फिर वो जिन लोगों से माल लेके उनका माल बेचा तो उनका पूरा रिकॉर्ड खड़ा हो गया, और उसी के आधार पे उन्होंने अपनी एक क्रेडिट एजेंसी खोल दी और उनको फिर लोन देने लगे अपने आप ही। सो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ है। सो GST में जब सब ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होने लगेंगे तो छोटे व्यापारियों को जब ऋण चाहिए तो वो आसान हो जाएगा। सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से। जब आप कहते हैं कि एक सीमा से कम अगर टर्नओवर आपका है तो आपको GST के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अधिकांश या कई SME हैं जो बड़े कंपनियों को सप्लाई करते हैं अपने माल, इनपुट टैक्स क्रेडिट चूँकि वहाँ नहीं मिलेगा तो बड़ी कंपनियाँ उनसे शायद ना ले, तो ऐसी सूरत में क्या MSME को भी GST के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होनी चाहिए या करनी चाहिए? और दूसरा सवाल ये कि यहाँ पे जब आप कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में एक यूनिक ID जनरेट किया जाएगा, तो कोई एक गाड़ी कश्मीर से चली, उसको कन्याकुमारी जानी है, मान लिया उसका ट्रैवल कंपनी के पास पूरे ऑल इंडिया परमिट नहीं है, अगर 3 जगह ब्रेक होता है तो क्या 3 यूनिक ID की ज़रूरत पड़ेगी? और चूँकि सारा कुछ पेपरलेस होगा, सारा डॉक्यूमेंट, स्टोरेज, डेटा, इसके लिए GSTN कितना तैयार इतनी सारी कैपेसिटी के लिए? देखिए, यूनिक ID तो आपको एक ही बार जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप कश्मीर से ये मान के चल रहे हैं कि मुझे तमिलनाडु ही जाना है, तो तमिलनाडु का एक बार उसने दे दिया कि भाई मैं कश्मीर से तमिलनाडु माल ले जा रहा हूँ, तो वो यूनिक ID पूरे देश में चलेगा और वो यूनिक ID GSTN की सिस्टम से जनरेटेड है। तो जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हमारे हर स्टेट के वेट ऑफिसर के पास अभी नहीं बट बाद में ये प्लान है कि मोबाइल में या तो खुद अगर स्कूटर पे जा रहा है या उनके पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस देंगे, वो हैंड हेल्ड डिवाइस में वो इनपुट करेगा यूनिक ID नंबर का, तो
तो ऑटोमेटिक सब डिटेल आ जाएगी। उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरा माल कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमको तो इतना ही चेक करना है कि ये माल निकला कहाँ से कहाँ जा रहा है, बस उतना ही। तो यूनिक आईडी नंबर डालने से हैंडल डिवाइस बता देगी कि भाई ये इसका माल है, इसका इन्वॉइस है, ये कश्मीर से निकला है, तमिलनाडु जा रहा है। रजिस्ट्रेशन तो ऐसा है कि देखिए, अगर आप नहीं भी कराए तो भी टैक्स तो भरना ही है। जैसे हमने कहा है कि अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर रजिस्टर्ड डीलर माल लेगा तो टैक्स की लायबिलिटी रजिस्टर्ड डीलर के ऊपर आएगी। तो डजेंट मैटर इफ़ बड़ी कंपनियां कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से पे कर रही है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ले, वो पे कर देंगे परचेस करने के बाद, वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको उनके ऊपर बोझा नहीं डालना चाहते बड़ी कंपनी अगर उनके ऊपर बोझा नहीं डालना चाहते तो बड़ी कंपनी खुद पे कर देगी, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। उसको नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, उसका बड़ी कंपनी को मिलेगा। जो टैक्स उस माल के ऊपर वो लेगा उसकी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलेगी उसको, इजंट इट? वो तो मिलेगा ही। सर मैं अजीत झा हूँ यूनिवार्ता से, इस तरफ से। सर मेरा सवाल ये है कि एक बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांजैक्शन होता है और उसमें जो जिसको माल बेचा जा रहा है उसका कारोबार 20 लाख से कम है, उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है और उसका कोई GSTN नंबर नहीं है, तो मुझे रिकॉर्ड रखना है कि मैंने उसे माल बेचा है, तो क्या GSTN नंबर के बिना भी ये रिकॉर्ड रखना संभव होगा? और दूसरा सवाल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है कि चूँकि सब कुछ पेपरलेस होगा और कंप्यूटर में आप सेव करते हैं और बीच में यदि कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ी, कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक प्रैक्टिकल सा सवाल। प्रकाश, जो पहला आपने पूछा कहा उसमें ये है कि वो अनरजिस्टर्ड है, फिर तो उसकी सेल जैसे सर बता रहे थे पहले वो B2C सेल कहलाएगी, तो वो इनवॉइस लेवल डिटेल नहीं होगी, क्योंकि आपका जो परचेजर है जो 20 लाख से नीचे है उसने रजिस्टर नहीं किया तो अनरजिस्टर्ड है, तो वो B2C सेल में होगा, इसलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो आप रखेंगे, आपने दूसरा आपका सवाल था कि हमारा पास डेटा का क्या होगा। पास डेटा तो आपने जो हमारे पास अपलोड कर दिया है वो हम आपको कभी भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत जी नहीं। 1 महीने जो आज करंट मंथ चल रहा है इसके पहले की जो रिटर्न फाइल की वो तो हमारे पास है और आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस महीने की जो है तो उसका तो कोई जवाब नहीं है कि अगर आपका रीफॉर्मेट, तो हमेशा लोग क्या करते हैं उसके लिए एडवाइस हम लोग ये देते हैं कि रोज़ शाम को आप बैकअप लीजिए और बैकअप रखिए। हर कोई जो कंप्यूटर चलाता है और स्पेशली इंस्टीट्यूशंस में दे ऑलवेज टेक बैकअप। इनफैक्ट अगर थोड़ी सी बड़ी हो गई तो वो हर 5 मिनट्स पे बैकअप होता है, जिससे कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसे लूज नहीं हो। So Sumit from Financial Express. Sir, the system is such that the procurer will try and buy from registered dealers because he doesn't want to get into the compliance of paying the tax. But those that are exempt below 20 lakh revenue threshold will also be forced in the system to get registered. So the exemption in the first place, system is such that it pushes them to get registered, to get to have procurement. देखिए ऐसा है कि जो 20 लाख का एग्जाम्पशन रखा है ना, इट इज़ मेनली फॉर B2C, इट इज़ नॉट फॉर B2B एट ऑल। अगर कोई आदमी B2B डीलिंग करना चाहता है तो उसको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही मुनासिब है। ये जो एग्जाम्पशन रखा है वो इस तरह के छोटे दुकानों के लिए, छोटे व्यवसायियों के लिए जो कि अपना माल दुकान के द्वारा B2C में बेच रहे हैं, उनके लिए कंप्लायंस बर्डन नहीं हो, इसके लिए 20 लाख रखा है। बट B2B वाले जो है, एंड आई डोंट थिंक B2B वाले इतने ज़्यादा होंगे कि जिसमें 20 लाख से कम वाले टर्नओवर वाले होंगे, वो बहुत ही कम होंगे ऐसे लोग। जनरली B2B करने वाले सब 20 लाख से ऊपर वाले ही होंगे। So how do you handle that situation? क्या कह रहे हैं? Returns. गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न की जहाँ तक बात है, जिस रिटेलर ने ख़रीदा है होलसेलर को, तो उसके पास, क्योंकि अब GST में टैक्सेबल इवेंट सेल नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं है, अब है सप्लाई। तो जो रिटेलर है जब वापस करेगा जिससे उसने ख़रीदा है तो उसको सप्लाई मान के, और जितना उसने टैक्स दिया या जिस वैल्यू पे वो वापस कर रहा है उतने पे टैक्स दे देगा। उसने जब ख़रीदा होगा तो टैक्स लिया होगा, जब वापस कर रहा है तो टैक्स पे करेगा, और जो होलसेलर को सामान मिलेगा वो टैक्स उसका क्रेडिट ले लेगा। तो इसलिए सेल रिटर्न का कोई GST में इशू, सेल रिटर्न जैसा कंसेप्ट का कोई रेलेवेंस नहीं है GST में। Sir, as you said that this area-based exemption will not be there,
So same thing will happen for SEZ also. And number two is in the GST Council, in case of a voting, can the finance minister and MOS finance, theoretically can they vote in a different manner? ऐसी नौबत तो नहीं आएगी, वो तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं रहा कि एक ही सरकार के दो मंत्री डिफरेंट व्यू ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आई डोंट थिंक दैट पोजीशन विल कम, है ना, ऐसा नहीं होगा. बट दूसरा जो आपका पॉइंट है, दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, एसीजेड. एसीजेड में कोई इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जेम्पशन नहीं है. एसीजेड जो है वो एक्सपोर्ट माना जाता है. सो अभी हमने ये करा है कि अगर आप कोई गुड्स को एसीजेड में सप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका रिफंड मिलेगा, उसका टैक्स का रिफंड मिल जाएगा, है ना, इस तरह का प्रोविज़न रखा है. सो एसीजेड इज़ ट्रीटेड एज इफ इट इज़ ए फॉरेन टेरिटरी और इट इज़ इक्विवेलेंट टू फिजिकल एक्सपोर्ट ओनली, और उसमें वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो एक्सपोर्ट के केस में मिलेगी आपको. इस तरह का प्रावधान हमने रखा है. ठीक है, ज़ीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट जो बोलते हैं ना, तो जब भी आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर डोमेस्टिक टैक्स जो भी पे किया है वो रिफंड मिलता है. उसी तरह से जो भी चीज़ आप एसीजेड में डालोगे, एसीजेड में भेजोगे, उसके ऊपर भी ज़ीरो रेटिंग होगा, मतलब कि उसके सब टैक्सेस का रिफंड मिल जाएगा. Considering the threshold limit and the products like petroleum and alcohol which are outside the GST and the possibility of zero tax on the food item and essential items. So roughly how much of the Indian economy is like $2 trillion will be covered under the GST system? And secondly, whether the foreign tourists coming to India will be also getting the refund of GST that they pay on the goods or services procured or consumed in India. Thank you. Regarding the first question कि कितना ट्रिलियन इकोनॉमी फॉर्मल में आएगा, आई वॉन्ट हैज़ार्ड एनी गैस ऑन इट, बट वी होप कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा जीएसटी के आने से. और दूसरी जो आपकी बात है फॉरेन टूरिस्ट, व्हाट यू मीन इज़ कि जब यहाँ गुड्स खरीद के बाहर ले जाते हैं तो उसको रिफंड मिलेगा कि नहीं, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. जैसे हम दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वेट का रिफंड मिल जाता है एयरपोर्ट पे, वो प्रावधान हमने एक्ट में रखा है, बट उसको कार्यान्वित करने में थोड़ा टाइम लगेगा. अभी एक्ट में वो प्रोविज़न है, बट उसको कार्यान्वित करने में थोड़ा टाइम लगेगा. सो इमीडिएटली इट विल नॉट बी अवेलेबल टू फॉरेन टूरिस्ट, ओके, बट आफ्टर सम टाइम वी विल सी, वी हैव टू मेक ए मैकेनिज्म फॉर इट. बट अभी हम 1 जुलाई से ये उपलब्ध नहीं करा रहे ये सेक्शन को. ओके, Yeah, please. Yeah, Manoj, just wait here. You see, this is not correct. फाइनेंस बिल में तो आया है, तो वो पान के साथ आधार में लिंक हो गया तो फिर जीएसटी ऑटोमेटिक जुड़ गया ना, वो तो जुड़ ही गया. वो तो आधार अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है जीएसटी नंबर के लिए. पान में जब आधार नंबर आ जाएगा तो इसमें भी आ जाएगा. Sir, right now some services avail abatement benefits. What would happen to abatements after GST? नहीं, एक्चुअली जिस सर्विस के ऊपर अबेटमेंट के साथ रेट है सर्विस टैक्स का, उस अबेटमेंट वाले रेट को भी ध्यान में लेंगे हम. सो इट इज़ ए पॉसिबिलिटी कि सर्विस टैक्स में देर वुड बी मोर देन वन रेट, पर्टिकुलरली फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब सर्विसेज का रेट 18% हो जाएगा. जहाँ पर अबेटमेंट है फॉर वैलिड रीजंस, तो अबेटमेंट वाला पोर्शन को ध्यान में रखते हुए उस सर्विस का सर्विस टैक्स का रेट 18 से नीचे भी हो सकता है. You really want to ask question? Yes. Sir, just नहीं, अबेटमेंट नहीं मिलेगा, रेट तो कम होगा ना, बिकॉज पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा. पूरी वैल्यू पे लगेगा, पूरी वैल्यू पे लगेगा, लेकिन अबेटमेंट की वजह तो रहती है ना. अभी जैसे पेट्रोलियम का नहीं मिल रहा है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे मेजर इनपुट इज पेट्रोल डीजल. तो पेट्रोल डीजल पे क्योंकि है नहीं जीएसटी, तो इसलिए there will be a rate, service tax rate, which is lower than 18, you know. Sir, just two broad questions. So 18-19 meeting, are we expecting the rate structure to be more or less
decided, despite the fact, like, you know, a lot has been spoken about it? And second, sir, looking at the compliance levels which are required, especially upgradation of the IT systems, accounting practices, you know, these are very, very important practical realities in front of, you know, n number of people in the spectrum moving towards GST. So is July 1 still feasible only from this angle, not from policy point of view? देखिए, हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि हम इसको 1 जुलाई से लागू करें। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सब ट्रेड एंड इंडस्ट्री को विनती करना चाहते हैं कि वो भी अब कॉम्प्लेसेंसी में नहीं रहे। इसके लिए जो तैयारी करनी है पूरी तैयारी करें, कोई ज़्यादा बड़ी तैयारी नहीं चाहिए। सिर्फ जो बड़े उद्योग गुरु है उनका अपना ERP सिस्टम चेंज करना है, वो लग गए उसमें, दे आर चेंजिंग देयर ERP सिस्टम। जो छोटे कारोबारी है उनको और कुछ करना ही नहीं है, हमारा ऑफलाइन टूल की मदद से वो अपना इनवॉइस की डिटेल रखना शुरू करेंगे। देयर इज़ नथिंग, नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। और जहाँ तक रेट की बात है, रेट कैन बी डिसाइडेड एनी टाइम, रेट के साथ आपका कोई तैयारी का कोई संबंध नहीं है। बट फिर भी अगर हमारी कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके हम उसका भी डिसीजन ले लें। Most of the states, they give incentive for industry to set up. Now that the indirect taxes are being subsumed in the GST, will the states continue to give some incentive? Can they? देखो, जो पहले दे चुके हैं, प्रोमिसरी एस्ट्रोपल है, उसको चालू रखना कि नहीं रखना वो स्टेट को डिसाइड करना है। पहले जो दे चुके हैं, नई कोई स्कीम लाएंगे कि नहीं वो उनके ऊपर है। नई कोई स्कीम लाए तो भी वो रीइंबर्समेंट के रूट से ही होगी। सो एनी इंसेंटिव हैज़ टू बी थ्रू बजटरी रूट ओनली, इट कैनॉट बी बाय वे ऑफ एन एग्जेम्पशन और डिफरमेंट ऑफ टैक्सेस। पहले एग्जेम्पशन और डिफरमेंट का बेनिफिट दे रहे थे, अब वो संभावना है ही नहीं, क्योंकि आप जो GST पे कर रहे हैं वो पता नहीं किस स्टेट को मिलेगा। इसलिए वी कैनॉट से कि कोई टैक्स नहीं होगा। मान लो गुजरात में कोई गाड़ियाँ बन रही है कार, तो उसके ऊपर अगर मैं एग्जेम्पशन दे दूँ और वो गाड़ी तो बिहार को जानी है, कंजम्पशन वहाँ होना है, तो ये टैक्स तो बिहार को मिलना है। सो व्हाट राइट डज गुजरात हैव टू फॉरगो द टैक्स ऑफ बिहार? सो इट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी इन GST regime, any exemption. Any incentive has to be by budgetary route, by way of reimbursement of taxes. और उसमें भी स्टेट को बड़ी डायलेमा है, क्योंकि जैसे आसाम में एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन जो हो रहा है, वो पूरे प्रोडक्शन के ऊपर उन्होंने अभी तो दिया हुआ है कि हम आपको टैक्स माफ़ कर देंगे, वेट नहीं लगाएंगे। लेकिन अब तो ये है कि वो जो माल बनेगा उस पर पता नहीं कि वो SGST CGST भर देगा पहले, और फिर वही माल आगे जाके दूसरे स्टेट में चला जाएगा। तो जब दूसरे स्टेट में चला जाएगा तो IGST बनने की जिम्मेवारी आएगी। वो IGST के लिए वो SGST का क्रेडिट ले लेगा, तो स्टेट को मिला कुछ नहीं और स्टेट ने उसको रीइंबर्स कर दिया, तो स्टेट को तो डबल नुकसान होगा। सो स्टेट्स आर रियली वंडरिंग हाउ टू नाउ एकोमोडेट दिस। तो उनको अगर देना भी है इंसेंटिव तो B2C में ही दे सकते हैं, B2B वाले में तो दे ही नहीं पाएंगे। और B2C में भी कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि B2C करने के बाद भी इंटरस्टेट मूवमेंट हो जाए और वो टैक्स किसी और स्टेट में चला जाए और रीइंबर्समेंट ओरिजिनिंग स्टेट ने दे दिया उसको। सो डबल नुकसान है। Friends, we'll take last 3 questions. 1 minute, hold on. Last 3 questions. It is 1:05 now. Okay, please. सर, भारत को कई बार हम देखते हैं कि चाइना की तरफ से जो सामान आता है डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज़ किया जाता है। स्टील कंपनियां जो मैन्युफैक्चर हैं कई बार वो रोती रहती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स जो है वो बिक नहीं रहे। तो क्या ये GST जब लागू हो जाएगा तो क्या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को इंसेंटिव, मतलब इसका एडवांटेज होगा और ये डंपिंग जो है ये रोक लेगी कहीं ना कहीं इस पर? नहीं, प्योर डंपिंग की डेफिनेशन में जो डंपिंग आता है उसको तो एंटी डंपिंग ड्यूटी से ही हम टैकल कर सकते हैं। बट जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ज़्यादा टैक्स लग रहा था, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर पूरा टैक्स माफ़ होकर आता था, उसमें जो इनइक्वालिटी थी उसमें फ़र्क पड़ेगा और इसके कारण डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। मैंने आपको समझाया ना, दोनों साइड में, इंपोर्ट साइड में और एक्सपोर्ट साइड में, दोनों में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। सर, जो कंपोजिशन स्कीम में रेस्टोरेंट पे 5% रखा गया है, अगर वो 50 लाख की लिमिट को क्रॉस कर देता है तो उस पर कितना सर्विस टैक्स लगेगा और उसको कितना GST के नेटवर्क में देना पड़ेगा? 50 से ऊपर चला गया, 50 टर्नओवर से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा नहीं, उसके बाद उसको रिटर्न भरना शुरू करना पड़ेगा, रेगुलर रिटर्न। और जितना उसका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर के ऊपर उसको टैक्स देना है। 50 लाख से ऊपर टैक्स तो उतना ही देना है ना। टैक्स कंपोजिशन वाले को पहले टैक्स कम देना है, लेकिन बाद में जो आइटम बेच रहा है उसका जो टैक्स रेट है वो देना है, बट एडेड टर्नओवर के ऊपर।
50 लाख के बदले में 1 करोड़ टर्नओवर होगा, तो बस उसके ऊपर उसको जो आइटम बेच रहा है उसका मान लो जो भी रेट है, मान लो किराना आइटम बेच रहा है और 5% रेट है तो 5%, और क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगी उसको। और कंपोजिशन वाले को क्रेडिट नहीं मिलती, कंपोजिशन वाले को क्रेडिट नहीं मिलती, बट बाद में इसको क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी रेट लगेगा वो लगेगा और परचेस के ऊपर क्रेडिट मिल जाएगा। सर जो ट्रेडर जो है बार बार डिफ़ॉल्ट करता है, क्या वो उसका ऑनलाइन डाला जाएगा? और दूसरा जो है बड़े डिफ़ॉल्टर्स को के खिलाफ जो है क्या कार्रवाई की जाएगी? और दूसरा सर वो रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या इनका कैंसिल करने का भी प्रोविज़न होगा जो GSTN में रजिस्टर्ड होंगे और डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं बार बार? हाँ वो तो है, वो सब प्रोविज़न तो है, जो पेनल्टी के प्रोविज़न है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के प्रोविज़न है, नॉर्मल लॉ में जो होता है। और यस, कंप्लायंस रेटिंग जिसको हम बोलते हैं कि डिफ़ॉल्ट करने वाले का क्या रेट है, वो सब ऑनलाइन ही किया जाएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि किस ट्रेडर के साथ मैं डील करूँ, किस ट्रेडर के साथ ना डील करूँ। वो कंप्लायंस रेटिंग तो डालेंगे, ये एक डर रहेगा उनको कि भाई मैं अगर डिफ़ॉल्ट करूँगा तो फिर पब्लिक में आ जाऊँगा। सो ये भी एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोविज़न है। एक मिनट, अच्छा इसका सप्लीमेंट ठीक है। लाख से ऊपर अगर किसी का टर्नओवर चला जाता है तो वो अपना दूसरा सब्सिडरी बिजनेस खोल के फिर से रजिस्टर करा सकता है और ट्रेडर का 1% कमीशन ले सकता है, तो उसका लूप होल कैसे बंद कर सकते हैं? एक पान के ऊपर आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, एक पान नंबर के ऊपर। और क्योंकि अब पान आधार के साथ लिंक हो रहा है, तो एक नेचुरल व्यक्ति जो है वो न तो 2 पान रख पाएगा न 2 GSTN नंबर रख पाएगा। So what is the progress in terms of helpline numbers and GST Suvidha? Since there are reports saying that many SME players are not currently up to the mark in terms of getting onto GST. And secondly, can we see some sort of rationalization in terms of GST tax slabs for bringing in more unorganized players like furniture or textile segment? Prakash, would you like to answer to the first question? So the first question you asked about was the GSP. So that he had explained 34 of them have been impaneled and some more are going to be impaneled, and they are going to provide specific services to needs of large players. For the smaller and the medium size, either they go to the portal and do the work or they use offline tool. So that's the, and those 2 methods were also explained. So you can, if you have just 10, 40, 50 invoices, you can just go to the portal and do it. If you have a little more, say up to 20,000 or 1 lakh, you can use offline tool. But if you have more than 1 lakh invoices, you need also to reconcile it with your purchases. And there you need some kind of accounting software. So whether you have an ERP or a small ERP. So, but those numbers are very, very small. And they are already having some ERP or some other accounting tools to do that. Last one. Yeah, really. last one. Mr. Adia, what is, there's a lot of confusion, what is the, what will be the status of GST on agricultural commodities, both food and non-food and, commercial crops? As we already said कि किस आइटम को एग्जाम्प्ट लिस्ट में रखना, वो डिसीजन लेना अभी बाकी है। GST काउंसिल ने पहले भी अपना निर्धार जाहिर कर चुके हैं कि ज़्यादातर जो कॉमन मैन के कंजम्पशन के आइटम है, फूड ग्रेन वगैरह, उसको एग्जाम्पशन लिस्ट में रखा जाएगा। बट वो फाइनल लिस्ट बनना बाकी है कि किस कमोडिटी को एग्जाम्पशन लिस्ट में रखा जाएगा और किसके ऊपर टैक्स लगेगा। Sir, with your permission, why leave him dissatisfied? That's really the last one. Okay. सर आपने कहा कि GST के रजिस्टर्ड जो होंगे कारोबारी, स्टेट और सेंटर के बीच में बटा रहेगा कि आज आपने रजिस्ट्रेशन कराया कोई कंपनी तो सेंटर के पास गया तो अगले रजिस्ट्रेशन स्टेट के पास जाएगा। मान लिया कोई एक ग्रुप कंपनी है, कोई सेंटर एक्साइज ऑफिसर के दायरे में आता है, वो अपनी कोई सब्सिडरी लिस्ट कराना चाहती है, दूसरा वर्टिकल खड़ा करना चाहती है, तो क्या उसको सेंटर के पास रखें कि उसका रजिस्ट्रेशन अगर बारी के हिसाब से स्टेट के पास जाता तो स्टेट के पास रहेगा? नहीं, उसका अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड होता है तो नेचुरली वही रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। और जहाँ तक एडिशनल रजिस्ट्रेशन नंबर तो हम दे ही नहीं रहे, एक पान पे एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहे हैं, तो वर्टिकल तो उसको उसी में एडिशनल आइटम ऑफ बिजनेस ही करना है। ही कैनॉट गेट अनदर रजिस्ट्रेशन, ओनली 1 पान के ऊपर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ऐसा है। देखिए, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर का होगा, और कंपनी के केस में कंपनी का होगा। कंपनी के केस में पान नंबर नहीं होगा, कंपनी के केस में कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। हाँ सॉरी, कंपनी का पान, आधार नहीं है बट पान नंबर तो होता ही है। सो कंपनी का पान नंबर होगा
और उससे वो हो जाता है कंपनी के पान नंबर। सॉरी, नहीं कंपनी में आधार नहीं होता, लेकिन कंपनी में पान नंबर तो होता ही है। सो कंपनी का भी पान नंबर होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसका भी पान नंबर होता है, पार्टनरशिप फर्म का। हाँ, वो उसका पार्टनर का तो आधार नंबर लेना ही है, पान नंबर ले रहे हैं। Yeah, friends, this session was बिल्कुल बिल्कुल, ऑल मतलब आप मोबाइल पे भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, वैसा सब सुविधा होगा। well, hold on 1 minute here. This session was organized specially for you at the behest of Revenue Secretary. He has been speaking in various fora. So on behalf of all of you and PIB, so we thank you for your time, energy and effort. And all his team, especially the chairman CBEC2. And the ministry has arranged working lunch for you. Please join us on the 4th floor. Thank you.